अस्सलाम वालेकुम माय डियर। अब चलते हैं जी अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। और जी इसमें आपने करना क्या है, मैट्रिक्स इज़ गिवन, आपने इसका इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी निकाला है, सेम वही प्रोसीजर, वही तरीकाकार है इसका, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स गिवन है, इन्वर्स निकालने का ये तरीका होता है एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज, ये डायगोनल एंट्रीज होती हैं। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस अपने पास से लिखेंगे और नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनको मल्टीप्लाई करने से -2 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो के ये आपके पास 3 + 2 5 आ गया जी। एडजॉइंट कैसे लेते हैं, डायगोनल एंट्रीज की पोजीशन चेंज करते हैं, नॉन डायगोनल के साइन चेंज करते हैं, तो एडजॉइंट आ जाता है आपके पास। और ये 5 को सबसे डिवाइड कर दें तो ये आंसर आ जाएगा। बिल्कुल 9th क्लास वाला क्वेश्चन है। सिमिलरली इसमें भी आपने दोबारा ऐसे ही करना है। उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। इसी तरह पार्ट नंबर 3 में आप आ जाएँ, वो भी ऐसे ही होगा जी। ये देखें, डिटर्मिनेंट मैं ले रहा हूँ, डायगोनल एंट्रीज हैं, इनका प्रोडक्ट, इनको मल्टीप्लाई करके ये आ गया, माइनस अपने पास से लिखेंगे और फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा जी। और ये एडजॉइंट लिया हुआ है, इनकी पोजीशन चेंज करें दोनों की, ये पोजीशन चेंज होगी और इन दोनों के आपने साइन चेंज करने हैं, ये साइन चेंज हो गए जी। तो अगले स्टेप में ये -3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम इसको सबसे डिवाइड करवाते हैं जी। ये देखा, -3 आयोटा स्क्वायर हो गया हमारे पास। और इसको सबसे डिवाइड करवा दें जी। आयोटा स्क्वायर यहाँ पे पहले सॉल्व कर ले, -1 के इक्वल होता है, वो इस माइनस को प्लस कर देगा तो आपके पास ओनली 3 रह गया। अब सारी एंट्रीज को 3 से डिवाइड करवा दिया तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जी। तो इसी तरह प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है और ये देखें, इसमें सिस्टम को सॉल्व करना है, बिल्कुल 9th क्लास का क्वेश्चन है ये। तो इसको सबसे पहले आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। ये मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स, ये देखिएगा 2 -3 5 एंड 1। अब वेरिएबल्स जिस तरतीब से हैं उस तरतीब से वेरिएबल का कॉलम आ गया और ये कांस्टेंट का कॉलम आ गया। इसको ए बोलेंगे, इसको कैपिटल एक्स बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे। तो हमने इसमें कैपिटल एक्स जो है वो फाइंड करना है। तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए को इधर शिफ्ट करें, ए एक्स की लेफ़्ट साइड पे, उधर भी आपने लेफ़्ट साइड पे इसको रखना है। बाकी इस तरह के हमने अभी सारे क्वेश्चन अभी किए हैं। इन्वर्स जो है वो एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट होता है। डिटर्मिनेंट हमारे पास 17 आ गया जी, इसका प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज। तो ये 17 आ गया, ये साथ में एडजॉइंट लिखा हुआ है और ये बी मैट्रिक्स आपके पास है 5 एंड 4। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, इसमें आपने ना यहाँ पे इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है, 17 से बाद में डिवाइड करेंगे। ये देखें 17 डिवीजन में पड़ा हुआ है। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। पहले मैट्रिक्स की रोज़ मेंशन करते हैं और जो दूसरा होता है वो उसका कॉलम मेंशन हो जाता है जी। फर्स्ट रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें आप, टेल इंटू टेल 5 और हेड इंटू हेड 12 आ जाएगा आपके पास। इसी तरह सेकंड रो में टेल इंटू टेल -25, हेड इंटू हेड आपके पास 8 आ जाएगा जी। तो प्यारे बच्चों ये 17 हो गया और सेकंड वाला -17, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 - 1, x1 की वैल्यू जो है, कैपिटल X आपके पास इसके इक्वल था ना, तो x1 की वैल्यू 1 आ गई और x2 की वैल्यू -1 आ गई। तो इसी प्रेजेंटेशन से बेटा आपने तैयारी करनी है, इसके स्क्रीनशॉट्स लेके आपने सेव कर लेने हैं। सेम ये क्वेश्चंस भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे ये पिछले वाला है। मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स 4 3 3 -1 और ये बी आ गया आपके पास। ये ए हो गया, ये एक्स हो गया, ये बी हो गया। ए को उधर शिफ्ट करें, इन्वर्स हो गया, ये उसका डिटर्मिनेंट है और ये इसका एडजॉइंट है जी। एडजॉइंट के लिए पोजीशन चेंज करते हैं डायगोनल एंट्रीज की और नॉन डायगोनल के आपने साइन चेंज करने हैं। डिटर्मिनेंट कैसे होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज -4 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज, ये माइनस अपने पास से लगाते हैं तो ये -13 हो जाएगा बेटा। और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, फर्स्ट रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करें, ये देखें टेल इंटू टेल -5 और हेड इंटू हेड -21 आ गया जी। तो इस तरह ये आपके पास बनेगा -26 और ये कितना बनेगा 13। तो -13 को -26 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। +13 को -13 से डिवाइड करेंगे तो -1 आ जाएगा।
सो वैल्यू ऑफ x1 इज़ 2 एंड वैल्यू ऑफ x2 इज़ -1। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी बातें। लो जी, अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है 3.2 एक्सरसाइज का। ये दो मैट्रिसेस आपको दिए हुए हैं और आपने ये कैलकुलेशन करते हुए आपने कैपिटल X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, विच इज़ अ मैट्रिक्स। तो यहाँ से हम थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई करते हैं। ये -2a जो है इसको आप इस साइड पे शिफ्ट कर दें, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। और अब इसमें वैल्यूज़ a और b मैट्रिसेस की पुट करके इसको कैलकुलेट करते हैं, एंड पे जाके हम 3 से डिवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये मैट्रिक्स A है, ये मैट्रिक्स B है, इसको पहले आपको 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। जब भी मल्टीप्लाई कांस्टेंट नंबर मैट्रिक्स के साथ होता है तो सारी एंट्रीज़ के साथ उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 2 जो है वो सबसे मल्टीप्लाई हो गया, ये 4 बन गया, ये 6 बन गया, ये -4 -2 2 और ये 10 हो गया। अब आप इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे, ऑर्डर दोनों का सेम है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है उनको ऐड किया जाएगा। 4 विल बी एडेड टू 2, 6 will be added to -3 and -4 is added to 1। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को ये देखें हमने ऐड कर लिया है, तो इनके आंसर्स ये आ गए हमारे पास। अब सारी एंट्रीज़ को 3 से आप डिवाइड करेंगे, तो ये 2 1 -1 1 2 और ये 3, ये सिंपल हमारे पास आंसर आ गया। मुझे उम्मीद है इसमें आपको कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन बच्चों और है, वो आपके सामने है, ये देखिएगा। बिल्कुल उसी तरह ही है, 3a को इधर शिफ्ट किया आपने, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब आप इसको कैलकुलेट करें, 3a + b, पहले 3 से मल्टीप्लाई किया सारी एंट्रीज़ को। अब दोनों मैट्रिसेस को आपने ऐड करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को ऐड करके हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया। इसको सारी एंट्रीज़ को आप 2 से डिवाइड करवाएंगे, तो ये आपके पास कैपिटल X का फाइनल आंसर आ चुका है। लो जी, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें बच्चों समझ में आ रही होंगी। आगे चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। अब 3.3 एक्सरसाइज में हम जा चुके हैं और ये डिटर्मिनेंट जो है ये शुरू हो गए, इनकी प्रॉपर्टीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। तो डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ में पहले आपको थोड़ी सी गोशगुजार कर दूं ताकि आगे जो है वो मुझे मुश्किल ना हो, ठीक है जी। तो वो कुछ इस तरीके से हैं, ये देखिएगा ज़रा। पहली बात तो ये है कि किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर उसकी कोई सी 2 रोज़, जैसे ये आपको रो नंबर 1 और रो नंबर 2 नज़र आ रही है, ये दोनों आइडेंटिकल हैं, तो डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, ये ज़ीरो आंसर आ जाता है जी आपके पास डायरेक्ट, ठीक है। और इसमें दूसरी और क्या बात थी कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में उसकी तीनों कोई सी एक रो सारी मुकम्मल ज़ीरो हो, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, देखें रो नंबर 1 सारी ज़ीरो है, तो इसका आंसर भी डिटर्मिनेंट का ज़ीरो ही होगा, इसको कोई एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई हैं, बाकी फिर क्वेश्चंस के अंदर ही जैसे जैसे आती जाएंगी, क्योंकि इसमें ये शुरू के 2-4 क्वेश्चन डिटेल से हमें करने होंगे ताकि प्रॉपर्टीज़ अच्छी तरह जो है वो हम सीख सकें। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को जो है सिंपली आप जो है वो एक्सपेंड भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए किया है। अब ज़रा ध्यान से ज़रा गौर से पहला सवाल आपको देखना होगा। ये इसकी रो नंबर 1 है, रो नंबर 2 है, रो नंबर 3। एक बात याद रखिएगा, मैट्रिसेस की और डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं, दोनों डिफरेंट हैं, एक जैसी नहीं होती। अब ये जब हमने ये क्वेश्चंस इस तरह के करने हैं, इसको वैल्यूएट करना है, तो इसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी आपका जो है वो इसमें शामिल होगा। तो ये आपने अब करना क्या है, इसकी कॉलम नंबर 1 है, कॉलम नंबर 2 है और कॉलम नंबर 3 है। तो आपने दोनों कॉलम्स को उठाकर कॉलम नंबर 1 में ऐड करना है, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ है, तो ये मैंने ऐड कर दिया है, इन दोनों को इसमें ऐड करना है जी। तो इसको लिखते कैसे हैं, ये बड़ा ये फनकारी वाला काम है। यहाँ से देखिएगा ज़रा जी, बड़ी अहम बात याद रखिएगा कि आपने जहाँ ला के एडिशन करनी है, देखें हमने कॉलम 1 के अंदर एडिशन करनी है, तो उसको यहाँ लिखना है आपने, यानी C2 और C3 दोनों को उठाकर आपने C1 में फेंका है। तो जहाँ ला के आप सारी चीज़ें फेंकेंगे, चेंज उसी कॉलम में आएगी, बाकियों में कोई चेंज नहीं आएगी। अब यहाँ पे चेंज C1 कॉलम नंबर 1 में आएगी, कॉलम नंबर 2 और 3 के एलिमेंट्स वैसे के वैसे ही रहेंगे। वो अलग बात है, आपने इनको
इसमें ला के ऐड कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से ये गायब हो जाएंगे, नहीं, वो अपनी जगह पे रहेंगे। वो मैंने आपको तरीक़ाकार बता दिया है, बड़ी अहम बात। और ये चीज़ें जो अब मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, ये रूल्स वगैरह, ये चैप्टर के एंड तक जो हैं ये चलेंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर भी यही तरीक़ाकार इस्तेमाल होगा। तो देखा आपने कि कॉलम नंबर 1 में चेंज आई। अब कॉलम नंबर 1 में बड़ी ज़बरदस्त चेंज आ रही है, वो ये है, हमने ऐड भी इसीलिए किया था। ये देखें, ये L से कैंसिल हो जाएगा और 3A आ जाएगा आपके पास। सेकंड में भी ऐसे ही होगा, L कैंसिल होने के बाद A जो है वो 3 टाइम्स ऐड हो जाएगा। तो हमने इसको किया ही इसलिए है कि देखें कॉलम नंबर 1 में सारी एंट्रीज एक जैसी आ गई हैं। तो डिटर्मिनेंट्स की इवेल्यूएशन के अंदर ये जो चीज़ है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको कहीं मिल जाए कि एक ही रो, एक फॉर एनी वन रो और एनी वन कॉलम के लिए आपके पास सारी एंट्रीज अगर एक जैसी आ जाती हैं तो उसका हम भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। वो अब कैसे होगा फ़ायदा, ये देखिएगा अगले स्टेप में। आपने बेटा यहाँ से कॉमन निकाल लेना है। डिटर्मिनेंट में कॉमन जो है ना, मैट्रिक्स के कॉमन से डिफरेंट होता है, याद रखिएगा। मैट्रिक्स में ये होता है कि सारी एंट्रीज में जो कॉमन है वही कॉमन बाहर आता है। डिटर्मिनेंट में बच्चों ऐसा नहीं है। जो चीज़ें बताता जा रहा हूँ इसको अच्छी तरह से नशीन करते जाएं। डिटर्मिनेंट्स में क्या होता है, किसी एक रो या किसी एक कॉलम के अंदर भी अगर एक जैसे हों तो वहाँ से आप उनको निकाल सकते हैं बाहर। तो हर कॉलम या हर रो का कॉमन अलग-अलग निकलता है, ये आपने याद रखना है। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता। मैट्रिक्स में जो है वो सबका एक ही कॉमन एक ही दफ़ा बाहर आ जाता है। तो बहरहाल ये हमने कॉलम नंबर 1 से इसको कॉमन ले लिया, 3A बाहर आ गया, तो यहाँ पे 1 1 1 रह जाएगा। ये मैंने स्टेप कर दिया, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब 3/3 की जो इवेल्यूएशन है डिटर्मिनेंट्स की, उसमें ये 1 1 1 की बड़ी अहमियत है। वो क्यों जी? क्योंकि ये इस्तेमाल हम करते हैं इस चीज़ को डिटर्मिनेंट को रिड्यूस करने के लिए। रिड्यूस करने का मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट का ऑर्डर ये इस वक्त 3/3 है, तो हम इसको 2/2 में चेंज करेंगे। 2/2 में जब डिटर्मिनेंट आ जाता है तो वो तो बड़ी आसानी से इवेल्यूएट हो जाता है। 3/3 में प्रॉब्लम है, लिहाजा हमारा टारगेट 3/3 के लिहाज से होते ही यही है कि हम उसको 2/2 में रिड्यूस कर सकें। और रिड्यूस करने के लिए ये 1 1 1 ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जी। अब वो कैसे होंगे, ये 1 बेटा ये तो आपने ऐसे ही रखना है, और इसके नीचे वाले ये 2 1 जो है इनको 0 बनाना है आपने। भाई ये 0 कैसे होंगे जी? इसके लिए हम रो ऑपरेशन जो है वो करेंगे। यहाँ पे हमने कॉलम ऑपरेशन किया था ना, कोई से 2 कॉलम उठा के इसमें फेंक दिए। ये जो मैंने आपको यहाँ पे कॉलम ऑपरेशन के बारे में बताया, ये मैट्रिसेस में इस तरह नहीं होता, ये डिटर्मिनेंट्स के अंदर होता है सिर्फ। ये आपने ख़ास क्या रखना है, मिक्स ना कीजिएगा। अब बच्चों यहाँ पे हमें 0 चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, R2, ये रो नंबर 2 है, R2 माइनस R1 कर दूँगा। तो अब आप गौर से देखिएगा कि R2 माइनस R1 में कर रहा हूँ, तो चेंज किस में आएगी बोलें? भाई जाहिर बात है जो पहले लिखा हुआ है इसमें चेंज आएगी, जो माइनस प्लस के बाद होता है उसमें चेंज नहीं आती। तो अब मैं माइनस करने लगा हूँ, ये देखिएगा जी 1 - 1 0 हो गया। इसमें से आपने इसको माइनस करना है, A + L माइनस A + L, तो ये आपके पास 2L आ जाएगा जी। इसी तरह इसमें से आपने इसको माइनस करना है, A कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को माइनस किया जाता है रो के लिहाज से और कॉलम के लिहाज से जी। A - L - A, तो A से कैंसिल हो जाएगा, -L आपके पास बच जाएगा। सिमिलरली ये रो नंबर 3 है, तो इसके लिए ऑपरेशन आप क्या करेंगे, R3 - R1। लो जी चेंज किस में आएगी, R3 में करें जी। 1 - 1 0, इसमें से आपने इनको माइनस करना है दोनों को, A - A + L, A से कैंसिल हो जाएगा, L आंसर आ जाएगा आपके पास। इसमें से आपने इसको माइनस करना है जी, A + L - A, तो A कैंसिल हो जाएगा और L आ जाएगा आपके पास। तो अब ये 0 0 करने का क्या फ़ायदा हुआ जी? भाई 0 0 का फ़ायदा ये होता है कि अब ये रिड्यूस हो जाएगा। ये आपने याद रखना है, बड़ी मज़े की बात बताने लगा हूँ आपको। ये है 1 0 0 3 5 6 2 1 4, फ़र्ज़ कर लें, ठीक है। तो ये देखें ये 1 है और इसके नीचे सारे 0 हैं, तो आप इस 1 पे चले जाएं, इसकी रो और इसका कॉलम छोड़ दें, बाकी जो बच गया है वो आपके पास 2/2 का रिड्यूस होकर आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है ये बात समझ आ गई है।
और इसी हवाले से एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये चीज़ आगे चल के हमारे काम भी आएगी। फ़र्ज़ कर लें कि 4/4 का डिटर्मिनेंट है, ध्यान से देखना ज़रा, 1 5, बल्कि इधर आप कर लें 0 कर लें जी, ठीक है, 3 5 1 2 1 4 6 3 3 2 1 5। सपोज़ कर लें ये देखें 4/4 का डिटर्मिनेंट है और मैंने इसको जो है वो रिड्यूस करना है, ठीक है, ये 0 है, ये भी 0 है जी। तो आप ज़रा गौर से देखें, जब भी आपने इसको इवेलुएट करना हो 4/4 को, 3/3 को, डिटर्मिनेंट को, तो उसमें ये बड़ी मज़ेदार बात होती है। आप नज़र दौड़ाएं ज़रा कि कॉलम नंबर 3 में बड़ी ख़ास बात एक नज़र आ रही है कि एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो है, बाकी सारे ज़ीरो है। इससे फ़ायदा उठा सकते हैं हम। आपने नॉन ज़ीरो पे चले जाना है, उसकी रो और उसका कॉलम छोड़ देना है आपने, बाकी जो बच जाएगा वो रिड्यूस हो जाएगा। 3/3 में आ गया, ये देखें 2 3 5 1 4 3 3 2 5, ये देखें 4/4 से 3/3 में आ गया और आपने बड़ा ही फ़ायदा उठाया। अदरवाइज़ वैसे आप एक्सपेंड कर दे तो बहुत मुश्किल होती। अब मैं यहाँ पे आपको 3/3 का ना एक्सपेंड करने का डिटर्मिनेंट को तरीका भी बताने लगा हूँ, क्योंकि आगे हमने बार बार यूज़ करना है जी। तरीकाकार देखिएगा जी, हम फर्स्ट रो से इसको एक्सपेंड करेंगे जी। भाई क्या मतलब इसका, ये फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट आपने लिखना है और साथ में आपने इसका माइनर लिखना है। भाई माइनर क्या होता है, माइनर ये 2 जो है ना, इसका माइनर ये होगा कि इसकी रो और इसका कॉलम छोड़ दें, बाकी ये जो 4 बच गए हैं इनका 2/2 डिटर्मिनेंट लिख दें। ये जो 2/2 का डिटर्मिनेंट बाकी बचता है, ये इस एलिमेंट का 2 का माइनर कहलाता है, ठीक है। ये 2 का माइनर साथ में लिख दिया जी। आगे चलते हैं जी, अगला एलिमेंट है 3, इसका साइन चेंज करके आपने लिखना जी। भाई वो क्यों, इसका साइन क्यों चेंज होगा, तो ये याद रखिएगा कि आप सिर्फ ये मोटी बात आपने याद रखनी है। इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन है 1 2, इसकी पोजीशन क्या थी 2 की, ये 1 1 थी। 1 1 का मतलब होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो ये वाला एलिमेंट कहाँ पे मौजूद है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, तो ये 1 2 इसकी पोजीशन होगी। तो अगर 1 2 इसकी पोजीशन है तो 1 + 2 जो है वो किसके बराबर होता है, 3 के। तो जिसमें ऑड नंबर आपको मिलेगा उस एलिमेंट का साइन चेंज करके आपने लिखना होगा। चाहे आप रो वाइज इसको एक्सपेंड करें, चाहे आप कॉलम वाइज एक्सपेंड करें, चाहे रो नंबर 2 से आके एक्सपेंड करें, कहीं से भी एक्सपेंशन हो सकती है। तो रूल मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको ज़रा अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें। तो 3 का हमने साइन चेंज करना है जी, वो मैंने वजह बता दिया। अब इसका माइनर लिखना है आपने। माइनर क्या होगा, 3 की रो और इसका कॉलम छोड़ दें, बाकी क्या बचा 1 3 3 5, 1 3 एंड 3 5, ठीक है। ये 3 का माइनर आ गया जी। लास्ट में ये क्या 5, इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन है 1 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो 1 + 3 करेंगे तो वो तो इवन आ जाएगा, तो इसका तो नहीं साइन चेंज करना, जो है वही लिखेंगे आप। ये 5 का 5 आ गया। अब इसका माइनर लिखें आप, 5 की रो छोड़ दें और इसका कॉलम छोड़ दें आप, बाकी ये बच गया आपके पास 1 4 3 2। तो इस तरह बेटा 3/3 का जो डिटर्मिनेंट है उसको इवेल्युएट किया जाता है, एक्सपेंड किया जाता है जी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें आप, 2 को वैसे रखें। इसमें 2/2 में तो आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज, ठीक है। इसमें भी ऐसे ही होगा, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया 5 आ गया, माइनस अपने पास से लिखें और नॉन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करें तो वो 9 आ गया जी। डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, माइनस आपने अपने पास से लिखा। नॉन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12 आ जाएगा आपके पास। तो ये इस तरह हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जा रहे हैं। ये 14 आ गया, 14 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 28। ये -4 आंसर आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो +12 आ जाएगा। ये -10 आएगा, -10 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो -50 आ जाएगा जी। तो ये आप प्लस माइनस करके फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा। तो ये तरीकाकार है 3/3 का डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करने का। तो यहाँ पे हम 3/3 का डिटर्मिनेंट एक्सपेंड तो नहीं कर रहे, हमने तो इसको रिड्यूस कर लिया। ये देखें, ये 1 की ये रो और ये कॉलम छोड़ दें, ये रो इसकी छोड़ दें और ये इसका कॉलम छोड़ दें, ये 4 बच गए आपके पास। तो ये 4 यहाँ पे मौजूद हैं। 2/2 का डिटर्मिनेंट आपके पास आ गया, यानी आपने इसको 3/3 से 2/2 में रिड्यूस कर लिया है। और इसको तो सॉल्व करना बहुत ही आसान काम है। डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करें तो 2l² आ जाएगा, माइनस अपने पास से लिखें
और नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एल स्क्वायर आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, मैं एक एक्स्ट्रा स्टेप और कर देता हूँ। डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें 2l स्क्वायर माइनस अपने पास से फार्मूले का लिखा, और फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एल स्क्वायर आ जाएगा, तो बाद में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये इस तरह ये दोनों ऐड हो गए। 3l स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9al स्क्वायर, ये हमारा जो स्टार्टिंग क्वेश्चन था ये उसकी इवैल्यूएशन हमारे पास आ चुकी है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे। अल्लाह हाफिज़।